स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कीजिए। जी सुनीता सिंह मैडम, कृपया अपना ही हो गया, थैंक यू। सर तुरंत जुड़ रहे हैं, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पे, वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मौसम के चलते थोड़ी परेशानी हो रही है। थोड़ा सा धैर्य रखें, बियर विथ अस प्लीज। मनोज सर आप कुछ बोलिए तब तक। बिल्कुल सर, अभी जुड़ रहे हैं। यह एक सीरीज है मित्रों, जो भी शिक्षक हम लोग जुड़े हुए हैं, एक्चुअली हम लोग का जो ये मंच का उद्देश्य है, बच्चे और हमारे शिक्षक जो प्राइम फोकस में है, और इस कोरोना काल में खास करके किसी तरह की ट्रेनिंग जो भी है वो ऑनलाइन हो रही है, हम लोग नहीं उस चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं उस तरह से। तो हर विषय के लिए, जैसे कि अभी राकेश सर ने भी कहा कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के जितने टीचर्स जुड़े हुए हैं, साइंस के जितने टीचर जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए एक मैथमेटिक्स पे पूरा सीरीज बिहार से लेकर के और नेशनल लेवल, नेशनल रिप्यूट के जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, आपके बीच में आएंगे समय समय पे अलग अलग चीज़ों पे। एक्चुअली जो हम लोगों की ये सीरीज शुरू हुई है वो पेडागोजी पे है, और पेडागोजी का मतलब आप बाखूबी जानते हैं कि क्लासरूम ट्रांजेक्शन, किस तरह से किसी विषय को किसी खास संदर्भ में, किसी खास परिस्थिति में चीज़ों को जोड़ते हुए कैसे हम अपनी कक्षाओं को बेहतर बना सकते हैं। पेडागोजी के तात्पर्य यही है। और जब हम गणित के पेडागोजी की बात करते हैं, भाषा की पेडागोजी की बात करते हैं, या अन्य विषयों की बात करते हैं, तो उसकी कुछ अपनी विषय की प्रकृति के अनुसार अपनी खूबियाँ होती हैं। तो ये जो हमारे विशेषज्ञ जो हम लोगों ने इनवाइट किया है, जैसा कि आज राकेश सर हमारे के बीच में हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि 2 दिन के बाद हमारे बीच में साइंस कॉलेज के डॉक्टर शंकर कुमार होंगे साइंस के लिए, कल हिंदी के लिए एनसीईआरटी के प्रोफेसर डॉक्टर उषा शर्मा हैं, वो आने वाली हैं। तो इस तरह से यह एक सीरीज हम लोग के उन्मुखीकरण की, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब इन विद्वानों का अनुभव और इनके किए हुए कार्यों को हम साझा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कुछ निखार आएगा। तो चूंकि यह मंच शिक्षकों के लिए है, शिक्षकों का है, तो जो भी हमारा प्रयास है, जो हम सभी लोगों का, आप सभी लोगों का जो प्रयास है कि हमारे कार्यों में निरंतर कैसे और निखरता है, हम विषयों की प्रकृति को, उसकी भावना को समझें और उसके अनुसार अपने बच्चों के संदर्भों को समझते हुए बेहतर तरीके से कैसे क्लासरूम ट्रांजैक्शन को प्रभावी बनाएं, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है राइट टू एजुकेशन का भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, वैसे मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशन अपने आप में क्वालिटेटिव होता है, लेकिन फिर भी जो गुणवत्ता की बात है, वास्तव में वो शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं है, बल्कि शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता की बात है। कोई भी शिक्षा या शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता से ऊपर नहीं उठ सकती है। तो जितना बेहतर हम ठीक है मनोज जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं आ गया हूँ। तकनीकी व्यवधान के कारण ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हुआ, अब नहीं होना चाहिए, मैंने उसको कर लिया। जी सर, जी सर। तो मैं बात कर रहा था, मनोज जी यदि बात को कंप्लीट कर लिए हूँ तो मैं शुरू करूँ? जी सर, शुरू किया जाए। स्वागत है आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी ठीक है। पुनः आप लोगों का धन्यवाद, आभार और स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। मैं गणित की बात कर रहा था और मैं आपसे मैंने कहा था कि आजकल हम गणित नहीं पढ़ने वाले जितना गणितीकरण की बात करते हैं, उससे कम ही गणित पढ़ने वाले गणितीकरण की बात करते हैं। और यूं कहें तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसका मैंने एक उदाहरण आपके समक्ष रखा था। गणित के सबसे बड़ी समस्या यह है कि गणित को लोग उस भय के साथ और एक वैसी विचारधारा के साथ हमारे शिक्षार्थियों के समक्ष रखना चाहते हैं
जैसे पूर्व अवधारणा ही गणित का ऐसा बना दिया जाता है कि गणित बहुत भारी विषय है। अरे जब तुम्हारे घर में कोई गणित सब पढ़ा है जो तुम गणित पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? तो इन सभी भावनाओं के कारण शिक्षकों को कठिनाई होती है और शिक्षक शिक्षार्थी तक सहजता के साथ नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पूर्व अवधारणाओं के कारण, पूर्व कुंठा के कारण हम गणित में वह आह की फीलिंग हम नहीं करा पाते। अधिक से अधिक लोग आह ही करके रह जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आह कराने में यदि है तो हम शिक्षकों का है, क्योंकि हम शिक्षकों को चाहिए कि हम जिस तरीके से गणित की संक्रियाएं या गणित की अवधारणा शिक्षार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस विधि से यदि हमारे शिक्षार्थी उस अवधारणाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अन्य अवधारणाओं को, अन्य विकल्पों को तलाशना चाहिए, जिस विकल्प के द्वारा हम शिक्षार्थी तक अपनी पहुंच सहजता के साथ बना सकें। लेकिन ऐसा नहीं करते। और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि किताबें बहुत पढ़ी होगी तुमने, मगर किसी का चेहरा भी पढ़ा है। तो गणित के शिक्षक को शिक्षार्थी के चेहरा को देख करके पढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर जा रहा है, हम उसके लेवल के साथ चल रहे हैं कि नहीं, हम उसके शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को हम अपनी चर्चा में सम्मिलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम जो उदाहरण शिक्षार्थियों के समक्ष रख रहे हैं वह उसके परिवेश का उदाहरण है या नहीं, दैनिक समस्याओं से मिला जुला आधार है या नहीं, या हम सिर्फ उसको 3 और 4 को जोड़ने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं गणित के प्रति रुचि विकसित करने के लिए हमको, क्योंकि वह अपने परिवेश में गणितीय संक्रियाएं कर रहा होता है, वह गणितीय समस्याओं का समाधान वह स्वतः कर रहा होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थियों से पूछा है कि अच्छा बताओ कि उसे जोड़ की संक्रिया नहीं आती, वह जोड़ना नहीं जानता, लेकिन वह भले ही आपके अनुसार जोड़ का प्रतिफल नहीं लिख पाता हो, लेकिन वह हासिल नहीं ले पाता हो, वह कैरी ओवर नहीं कर पाता हो, लेकिन वह मन ही मन जोड़कर उस बात को करता है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा। जैसे 19 में से यदि 12 को घटाना है तो हम आसानी से वह 7 लिख देता है, लेकिन 12 में यदि 9 को घटाना हो तो वह 2 के सामने 9 को देखकर ऐसा लगता है कि हम कैसे इसको घटावें, क्या घटावें, और वह 7 लिख देता है। हमको सोचना चाहिए। लेकिन जब हम उस प्रविधि से अलग हटकर उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुम मेला घूमने गए, तुम्हारे पास 12 बैलून था, 9 बैलून को फुलाते फुलाते तुमने फोड़ दिया या बांट दिया अपने दोस्तों के बीच में, तो तुम्हारे पास कितना बैलून होगा? तो वह उसका आंसर बताने की स्थिति में होता है। हमने 10th लेवल के बच्चों से पूछा कि तुम फैक्टराइज कर लेते हो, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी तुम लिख देते हो। कभी इसके एप्लीकेशन की बात की हो कि इसको हम ऐसा क्यों करते हैं? हम शिक्षक भी नहीं बताना चाहते कि क्यों हम फैक्टराइज करते हैं। क्या हम इस फैक्टराइजेशन का गुना में कुछ प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इन्हीं सभी गतिविधियों को जब हम अपने शिक्षण विधियों में, शिक्षण प्रविधियों में जब जोड़ करके देखेंगे, तो जब हम बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो गणित से अच्छा विषय तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि इसमें तो वास्तविक होता है ना। गणित की प्रकृति के बारे में हम लोग जाने तो गणित की जो प्रकृति है वह क्या है? गणित की प्रकृति तार्किकता है, प्रतीकात्मकता है, सटीकता है, अमूर्तता है, कर्मिकता है और सार्वभौमिकता है। यह तार्किक पहलुओं पर होता है। हम तब तक उसको स्वीकार नहीं करते जब हम तर्कपूर्ण विचारों से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेते। यह अमूर्तता भी है। गणित की सबसे बड़ा
जो चुनौती है वह यह है कि यह अमूर्तता से मूर्त रूप देने की कोशिश करता है। जैसे कोई यदि गणित में कहे कि आप मुझे 2 दिखला दो, 5 दिखला दो, 2 और 5 को हम नहीं दिखला सकते। 2 आदमी को मैं दिखला सकता हूं, 5 टॉफी को मैं सामने में प्रदर्शित कर सकता हूं। तो यह जो समस्या है, यह समस्या को हम सभी उससे रूबरू होते हैं, लेकिन शिक्षार्थी को हम कैसे रूबरू करावें, यह बहुत जरूरी है। तो यह एक छोटी सी भूमिका थी। इस भूमिका के आधार पर मैं कुछ आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों की कुछ समस्या है, तब तो मैं उस पर केंद्रित होकर आप लोगों से बातचीत करेंगे या नहीं। तो मैं अपने तरीके से गणित को कैसे हम शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करें, तो उस पर मैं बातचीत करूंगा। आप लोगों में से कोई जो मैंने चर्चा किया था वह कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी गया था जी। तो हमारे साथ एक पूरी टीम थी। वहां पर लोगों ने कहा कि यहाँ सब क्या घूमा जाए, तो कहा कि यहाँ एक महादेव की मंदिर है, और संजोग से वह सोमवार का दिन भी था और उस समय जल लोग ढारने के लिए जा भी रहे थे, और जो लोग देवघर नहीं जा पाते हैं वे लोग वहां मोतिहारी में ही जाकर के वहां जल चढ़ाते हैं। यह सब बतलाया गया था। भीड़ इतनी थी कि हम लोग मंदिर तक गाड़ी से नहीं जा सकते थे। वैसी स्थिति में जब हम लोग को कहा गया तो हम लोग पैदल जा रहे थे। तो हमारे साथ जो 2-3 महान विद्वान लोग सब थे, वे लोग जिज्ञासावश 2 डेग जाते नहीं थे कि पूछते थे कि अब कितना दूर है, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं थी पैदल चलने की। तो एक आदमी जो बूढ़ा व्यक्ति था, वह देखने से शिक्षित तो नहीं ही लग रहे थे, लेकिन मैं सम्मान के साथ कह सकता हूं कि वे शिक्षित से कहीं और ज्यादा बढ़कर थे, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने 2 प्रश्न किया कि आप लोग कहां से आ रहे हैं, कहां से पैदल चल रहे हैं। तो मेरे साथी ने कहा कि हम लोग बस स्टैंड से पैदल चल रहे हैं। तो उसी सड़क से आगे एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह पेड़ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो कहा कि हाँ दिख रहा है। तो कहा उस पेड़ तक पहुंचिएगा तो बस ज्यादा दूरी नहीं, वहां के बाद आधी दूरी ही होगी। तो एक तरह वे अपनी भाषा से हम लोग को प्रेरित भी कर रहे थे, और दूसरी तरह गणितीकरण का एक अच्छा उदाहरण भी दे रहे थे, जो कि हम लोग का उदाहरण दे रहे थे। जी सर, मेजरमेंट का उदाहरण एक प्रकार का हुआ ये। ठीक है, मेजरमेंट माने वह आधा और वह सब। तो यह क्या हम लोग शिक्षित व्यक्ति, क्या हम लोग शिक्षक इसको अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यदि इस तरीके से शिक्षार्थियों तक हमारी बातचीत यदि हो, जिसको हम लोग बतकही कर सकते हैं, तो क्या हम बच्चों के साथ गणितीय भाषा में बतकही करें तो क्या उनका रुझान हमारी ओर, गणित की ओर होगा या नहीं? इसके लिए मैंने यह कहानी कही। जी सर, बिल्कुल ही होगा सर। मैं नमस्कार सर। हेलो। हाँ, नमस्कार। ये संग्राम से बोल रहा हूँ सर को प्रणाम। जी प्रणाम। हम लोग 9th और 10th के टीचर हैं, और हमारा विद्यालय जो है बिल्कुल देहाती परिवेश में है। वहाँ जो बच्चे आते हैं उनका बिल्कुल बेसिक मैथमेटिशियन कॉन्सेप्ट जो है बड़ा कमजोर रहता है। वैसे स्थिति में हम लोग क्या करें सर? जी ठीक है। अब सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपकी समस्या पर ही मैं उस पर बातचीत करूंगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, स्क्रीन शेयर कर करके, और तब मैं आप ही लोगों से उसी संबंध में बातचीत करूंगा। जो आपने कहा है वही मैं बातचीत करूंगा। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा था, नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, अभी सादा दिख रहा है?
नहीं, अभी तो मतलब ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है सर। कुछ नहीं दिख रहा है सादा है सर, जी सर सादा है। अच्छा देखिए, अब मैं जो लिख रहा हूँ इस पर देखिएगा कि कुछ लिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। लगता है आपका कैमरा ऑफ हो गया है सर। कैमरा लगता है आपका सर, आपका शायद। अच्छा ठीक है। कैमरा कैसे ऑफ हो गया? बड़ा आज फिर से शेयर कीजिए सर, फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं दिख रहा है। ठीक है। स्क्रीन शेयर कीजिए सर, स्क्रीन शेयर। हाँ कर रहा हूँ। गूगल मीट में ज्यादा खाता है का? आप दिख रहा है सर, ऐसी ब्लैक ऐसी। अब दिख रहा है, देखिए तो। आप बोर्ड दिख रहा है सर। जी हाँ, दिख रहा है सर। जी सर, व्हाइट बोर्ड जैसे दिख रहा है। 10th की बात कही ना आपने, कि 10th की बात कही कि हम 10th में 9th 10th के बच्चे आते हैं और उनका वह परिवेश नहीं होता है। हम बच्चों को फैक्टर क्लास 8 से पढ़ाते हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड पढ़ाते हैं ना। जी सर। जी सर आते हैं। 8-7 से ही होगा। 7 में पढ़ाया जाता है सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो वही मैं जोड़ रहा हूँ, 10th तक मैं चल रहा हूँ। इस फैक्टराइजेशन में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है, इसको हम लोग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखते हैं। यह दिख रहा है ना आप लोगों को? जी हाँ। जी सर दिख रहा है। तो यह जो फैक्टराइजेशन है, इसका हम बच्चों को बता तो देते हैं, कभी हम लोगों ने सोचा है कि इसका उपयोग, क्योंकि बच्चा के दिमाग में यह बात आती है कि आखिर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इसका हम कुछ उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, एक तो इसका बहुत अच्छा उपयोग यह है कि 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 97 को लिख सकता हूं 100 माइनस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों होगा। अब देखिए, इससे आइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। यह दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। आज तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं x को इसका उपयोग करने की बात मैं करूं, तो x को यदि मैं 100 रख दूं, a को मैं 2 रखूं, b को मैं 3 रखूं, तो क्या 98 इंटू 97 का आंसर मैं लिख सकता हूं? इतना हो सकता है 9506। जी हो जाएगा। देखिए, हम जो बच्चों को यह एक जो हमारी जो हम लोगों का मेथड है मल्टीप्लाई करने का, वह जो हम बच्चों को बताते हैं कि वैसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह 8 सते 56 या 8 7 जा 56, 5 कैरी, 686 होगा। फिर 9 से 2 7 और 88। अब इसको ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इस मेथड को बताने के बाद, जो कि वह प्राइमरी स्कूल में करता है, और फैक्टर को बताने के बाद कि इसका उपयोग हम अप्लाई ऐसे कर सकते हैं, यदि यह कंसेप्ट के साथ जोड़ करके हम यदि क्लास में चर्चा करें, तो वह पीछे का रिवीजन भी होगा, साथ साथ वह
इसके इंपोर्टेंस को समझ पाएगा कि हम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं। क्या ठीक है मैं पेज चेंज करूं? इसको मैं और यदि समझाना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यह 98 100 से 2 कम है, 97 100 से 3 कम है, 97 में 2 सब्ट्रैक्ट करें या 98 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो वह होगा 95। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 06, तो यह 9506 हुआ। यह वैदिक मैथमेटिक्स बताता है। लेकिन इसका जुड़ाव हम फैक्टर के साथ, फैक्टराइजेशन के साथ यदि करते हैं, इसका जुड़ाव यदि फैक्टराइजेशन के साथ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को यह समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी क्यों आवश्यकता हुई। हम जो पिछली कक्षा में जो मल्टीप्लिकेशन करते थे उसको और तीव्र गति से करने के लिए हम इसको इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्या मैं सही हूं? जी सर सही है। बोलना पड़ेगा ना, कुछ लोगों को बोलना तो पड़ेगा सर, इसमें हम कुछ जोड़ना चाहेंगे। हाँ, जोड़िए जरूर, अवश्य। जी जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ के बच्चे बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हैं और हम लोग उन्हें 9th या 10th में मैथ्स पढ़ाने हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि उनको मतलब कि जो सिलेबस है, जो चीजें पढ़ानी है, उसको रोक के उनका बेसिक कॉन्सेप्ट 1-2 महीने में क्लियर कर लें। जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग जो संक्रियाएं हैं उसको क्लियर कर लें। उसके बाद जो हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको बताएं कि आखिर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी क्यों होता है। अगर इस तरह हम लोग बच्चों को बताते जाए तो क्लियर होगा और वे निश्चित रूप से जो उनका सिलेबस है उससे कनेक्ट हो पाएंगे। नहीं, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सबसे पहले जो जिस कक्षा का है तो पूर्व कक्षा की अवधारणा तो आवश्यक है, लेकिन अब हम अपने स्तर से यह तय कर लेंगे कि पिछली कक्षा की कौन कौन सी अवधारणा हमें अगली कक्षा के लिए या इस कक्षा के लिए आवश्यक है। उन अवधारणाओं की बातचीत जो आप चाहते हैं कि हम एक साथ कर लें, उसके बाद हम उस कक्षा में जाएं, तो उससे बेहतर होगा कि हम वह साथ साथ करें। यह प्रयोग किया गया था और मैं इसमें जोड़ना इसलिए चाहता हूं कि देखिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, आपकी ही चर्चा को, अपने बोर्ड को आप सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आप कक्षा में क्यों आए हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता, शिक्षक इस भावना के साथ जाते हैं, अच्छा इस कक्षा में पढ़ाना है, मैं 25 साल से लगातार पढ़ाते आ रहा हूं, तो क्या सोचना है, जाएंगे पढ़ाना, हाँ जी बच्चों पूछो क्या पूछना है, और आगे चले आएंगे। नहीं, यह ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास यह क्लियर होना चाहिए। अब इसमें यह होना चाहिए कि आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड को 2 भाग में जरूर बांट दें कि उस कंसेप्ट के लिए कौन कौन सा रिजल्ट हमें जरूरी है, माने कौन कौन सा परिणाम, आउटकम या फॉर्मूला आवश्यक है, उसको जरूर आप लिखें। और उसको वहीं पर मान लीजिए कि वह उस बात को नहीं समझ रहा है, तो उसका अभ्यास यहीं पे आप करवा दें। और अभ्यास जब भी करावें तो उसको
उस साथी के साथ करावे जो साथी उस अभ्यास को अच्छी तरह करके आपको दिखा दे रहा है। तो पीयर लर्निंग जो होता है वह बहुत ही तेजी से समझ विकसित करता है और समझ विकसित करने के लिए प्रेरित भी करता है। इसको दो चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। पीयर लर्निंग जो होता है वह सीखने के लिए अभिप्रेरित भी करता है और साथ साथ अधिगम भी तीव्र गति से सुनिश्चित करता है। वह शिक्षक के द्वारा जो अधिगम सुनिश्चित होता है उसकी गति को भी बढ़ाता है। तो यह अभ्यास, यदि आपको लगता है कि आपका वह छात्र इस कंसेप्ट को नहीं जानता है, जो कंसेप्ट हमको आगे पढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो उसको आप बोर्ड पर 20 मिनट 25 मिनट जो भी आपको करना है वह अभ्यास आप करा दें। उससे क्या होगा, बच्चों में एक रेडीनेस डेवलप हो जाएगा, एक तत्परता आ जाएगी और एक बच्चों में होड़ सी लगेगी कि सर आज आएंगे तो पिछली कक्षाओं की बात को पूछेंगे तो हमको उसके लिए तैयार रहना है और कौन सबसे पहले उसको दिखलाता है यह भी एक होड़ सी रहेगी। तो एक जागृत आपका क्लास होगा और वहां पर उन बच्चों के साथ वैसे बच्चों को जरूर अभ्यास करा दें जिनको आपको लगता है कि वह ग्रामीण परिवेश के कारण वह अवधारणा उसके पास नहीं है। अब जब यह अवधारणा हो गई तो आप अपने टॉपिक पे आइए जो कि उसके लिए आवश्यक था और उस पर चर्चा कीजिए और चर्चा करके उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में गतिविधियों को भी आप समाहित करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को अभी जान तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों का उम्र बता सकता हूं कि कितना आप लोगों की उम्र है। तैयार है? बता दूं? जी। आप लोग अपना अपना उम्र वर्षों में ले लें, महीना और दिन को छोड़ करके, माने राउंड फिगर में आप सोच लीजिए। आपने सोच लिया? उसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने के बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने के बाद जो योगफल है उसको 5 से गुना कर दीजिए। आपको इकाई के अंक पर जो आपको परिणाम मिला होगा, जो आपको संख्या मिली होगी, उसमें इकाई के स्थान पे 5 होगा जी। उस 5 को छोड़ दीजिए तो आपका उम्र आ गया होगा। आपकी उम्र आ गई होगी जो आपने उम्र सोचा होगा। हमने क्या किया इसमें? हमने इसमें क्या किया? हम बच्चों को जोड़ रहे हैं। हमने मान लीजिए कि हमने X उम्र लिया था, इसको 2 से गुना किया, इसमें 1 ऐड कर दिया, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यह क्या होगा? 10x + 5 होगा। तो यह x5 ही तो होगा जी सर। अब इस 5 को जब हम समाप्त कर देंगे, छोड़ देंगे, समाप्त नहीं कर रहे हैं, छोड़ देंगे, तो यही x बचेगा जो कि हम x लेके चले थे। हम यहाँ कोई जादू नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी पहलवानी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम बच्चों के रुझान को अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं हम गणितीय संक्रियाएं कर रहे हैं, जिससे उसको लग रहा है कि कौन सा जादू हो गया जी। क्या ठीक है? तो गणित पढ़ाने के प्रति एक बात जो हमेशा गणित के शिक्षकों के साथ और जो कहा जाता है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। जो समाज क्या समझता है गणित के शिक्षकों के बारे में, वह कहता है कि ए ग्रेट मैथमेटिशियन इज हु रीड्स A, अंडरस्टैंड्स B, says C, but it is actually D। सबसे अच्छा गणित पढ़ने वाला वह है जो पढ़ता A है, समझता B है, कहता C है, लेकिन होता वह D है। समाज यह समझता है और यह भी कहता है कि
अरे मैथमेटिक्स पढ़ने वाला है, कुछ ना कुछ उसका ढीला होगा। क्या ढीला होगा वह आप समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस परिणाम को, मैंने जो स्टेटमेंट दिया, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये ट्रू मैथमेटिशियन इज हु रीड्स ए, अंडरस्टैंड्स बी, सेज सी, बट इट इज एक्चुअली डी। अब इसको कैसे आप समझिएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए बस वगैरह में लिखा रहता है, यह बस के शीशा में फ्रंट में लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है ऐसा, क्या नहीं करते हैं? 2x2 कोच, 3x2 कोच, जी सर स्पीकर बस में लिखा रहता है ना। वीडियो ऑन कर लीजिए सर, वीडियो ऑन कर लीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। जी जी नहीं, वीडियो ऑन नहीं है, मैं जो आपको दिखला रहा हूं, बोर्ड आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? सर आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बस अभी थोड़ा देर पहले ही हुआ है, पहले तक की सारी चीजें देख पा रहे थे। और बाकी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें, जिनको बोलना है केवल वही हैंड रेज करके बोले। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। No audio, no video. हाँ हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी हेलो, आ रही है। चलिए ठीक है। सॉरी आज का मेरा वीडियो नहीं आ रहा। नेट साथ नहीं दे रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ। दूसरे दिन से मैं इसका कुछ व्यवस्था कर लूंगा।
हेलो जी सर, आवाज आ रही है। जी जी सर, बोला जाए। आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी, मैं आ स्क्रीन रही है। शेयर कर रहा हूँ। ठीक आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे। हेलो, स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं दिखाई नहीं दिखाएगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। वीडियो ऑफ है। चलिए ठीक है, ठीक है। वीडियो तो ऑफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों। थोड़ा देर पहले दिखाई पड़ा था सर, अभी थोड़ा देर पहले स्क्रीन तो शेयर मैंने किया था। किया जाए, दोबारा किया जाए सर। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ, आइकन दिखने लगा है। चलिए, अब दिखा? पिन दिख रहा है। यस, बोर्ड, हाँ दिख गया। बोर्ड जी पे आ सर, गया। दिख रहा है। चलिए जी, ठीक आ है। गया। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था, कुछ बोलिए। एक सुन है। उम्र के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, कि ए ट्रू मैथमेटिशियन इज who reads A, understands B, says C, but it is actually D. हम बस वगैरह में देखते हैं लिखा हुआ होता है 2x2 या 3x2, ऐसा रहता है लिखा हुआ, लेकिन पढ़ते हैं इसको 2x2 या इसको 3x2। अब देखिए, 2x2 न तो वह 4 होता है, न 2x2 1 होता है। That reflects the sitting arrangement inside the bus. बस के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को वह दिखलाता है। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो, तो समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं गणित पढ़ने वाला किस कंटेक्स्ट में किसको क्या कर रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ने वाले समझते हैं, दूसरे उसको नहीं समझते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी कंप्यूटर को या कैलकुलेटर को कुछ कमांड देते हैं, तो उस कमांड के अनुरूप वह इंटरनल प्रोसेसिंग करता है, और इंटरनल प्रोसेसिंग करके रिजल्ट को हमारी भाषा में मॉनिटर पर रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही गणित पढ़ने वाले भी करते हैं। और जब शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ इन सभी गतिविधियों को करता है, तब वह वास्तव में गणित संक्रियाओं के साथ, गणित की अवधारणाओं के साथ वह आगे बढ़ रहा होता है। जी सर, ठीक है, सुना जाए सर। हाँ सर, बोल। हाँ, मोस्ट वेलकम, पूछिए। जी, संतोष सर मैं बोल रहा हूँ, बढ़हरवा उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय बढ़हरवा, जो पश्चिमी चंपारण से है। जी सर, जी सर, बोला जाए। तो इसमें जो फर्स्ट लेक्चर में आप जो बोले थे ना सर, हाँ, गणित होता है तार्किक, तो थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि ये तो पढ़ाने की कला, हम लोग सब आदमी यहाँ विद्वान शिक्षक बैठे हुए हैं, ये तो कुछ आदमी हासिल करता ही है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप शुरू में बोले थे कि गणित होता है, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पर। यस सर, आई नो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए सर। तुरंत जरूर जी, जरूर। तार्किकता की बात करता है मैथमेटिक्स। जी जी जी, तार्किकता की बात करता है। अब कैसे इसको कहेंगे बताइए, तार्किकता? नहीं, जैसे हम लोग किसी चीज का तो तर्क देते हैं, तर्क देकर समझाते हैं जी, तो उस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए जी। अब देखिए कैसे यह होता है तार्किकता जी। 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? 4 होता है। 4 होता है, पक्का। इस पे सोचिएगा जी कि क्या 2 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 4 होता है या नहीं, इसको सोचिएगा। हाँ सर, जी होता है सर, होता है पक्का जी। तो हम लॉक कर लें इसको। हाँ हाँ, लॉक किया जाए। और तो बाद में आप बदलिएगा नहीं ना?
नंबर थ्योरी के सेंस में 2 + 2 4 ही होगा। अब यदि हम स्ट्रिक्ट अलजेब्रा में चले जाएं तो इसका अलग नोटेशन भी हो सकता है सर, ग्रुप थ्योरी वगैरह में। हाँ, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा मैडम, ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसी को तार्किकता के साथ जोड़ता हूँ। जी जी 2 बकरी जी और 3 बकरी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? बकरियों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 5 होगी। 2 बकरी और 3 गाय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं, वो तो अलग अलग प्रजाति हो गई ना। तो अलग अलग लिखेंगे उसको। हाँ, 2 बकरी हो गई, वो गाय हो गई, तो इसको तो क्या करेंगे? उसको नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, लेकिन तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे उसको? वही लिखेंगे 2 goats एंड 5 जानवर। हाँ या जी सर, 5 जी 2 बकरी या 3 cows। या आ गया। इसको या तो इतना छोड़ेंगे या नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे 5 animals। समझ में आई बात? जी 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 तो तार्किकता हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये तो तार्किकता है। तार्किक हुआ या नहीं हुआ? जी हुआ, यस सर हुआ है? अच्छा चलिए, जी। और मैं देखिए, गणित की जो समस्या हुई है ना, जी यह आधुनिक शिक्षार्थियों के लिए गणित समस्या हो गई है। जी पुराने शिक्षार्थियों के लिए गणित समस्या नहीं था। जी जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे जी तो सर। बच्चों को बहुत सारे गणितीय प्रश्न घर के बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग चौक चौराहे पर पूछ करके उसको तंग कर देते थे। जैसे 1 रुपया में 5 पेंसिल मिलती है तो 2 रुपया में कितनी पेंसिल मिलेगी? हाँ ठीक है। जी अब यहीं पे आ जाएगा इस तरह के बहुत सारे प्रश्न। इसी पे आ जाएगा कि यदि 1 घंटा में 10 कपड़ा सूखता है तो 2 घंटा में कितना कपड़ा सूखेगा? क्या ठीक है? तार्किकता नहीं। 1 आंख से हम 1 कोस देखते हैं तो 2 आंख से कितना कोस देखेंगे? हाँ समझ में आ गई बात? जी जी क्या ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि तार्किकता की बात पश्चिम चंपारण से अब नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत तो चंपारण तो भाई बहुत वो तो बात सर, तार्किकता तो मैं समझ रहा था, लेकिन जो सभी बातें आपने बोला ना, तार्किकता होती है, 6 पॉइंट आप बोले थे। हाँ। जी उस तार्किकता तो अब तो आप मैडम की बात से संतुष्ट होंगे ना कि 2 + 2 4 नहीं भी हो सकता है? है, हर एंगल में हम लोग देखेंगे तो उसी तरह का होगा सर। जी ठीक है सर। जी ठीक है सर। और कुछ? हाँ सर, दूसरा एक और पॉइंट बोले थे सर, तार्किक होता है और मेरा नहीं, दूसरा नहीं, मैं 6 पॉइंट बोला था। जी उसी 6 पॉइंट को थोड़ा सा एक बार बोल दिया। अच्छा चलिए, तार्किकता की बात हो गई। जी अब है प्रतीकता, प्रतीक। हाँ, सिंबोलिज्म। हाँ ठीक तीसरा बोला जाए तो गणित में होता है सिंबल या नहीं होता है? यस सर, वो तो सिंबॉलिक होता ही है। जी सिंबॉलिक होता है। हाँ। हम यदि ऐसा करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह क्या लिख रहे हैं। जी हाँ नहीं जी है? यह क्या रिप्रेजेंट करता है यह हम समझते हैं। जी ठीक है, चलिए। इसके बाद मैंने कहा था कि यह सटीकता है, सटीक होता है, एग्जैक्ट होता है। सटीक, जी एग्जैक्टनेस। जी इसमें किंतु परंतु नहीं होता है। यस सर या तो हाँ होगा या ना होगा। जी नहीं, वो तो गाना में होगा कि हाँ करे कि ना करे, कैसी मुश्किल है जी। यहाँ या तो हाँ होगा या ना होगा। जी ठीक है। हालांकि आजकल एक फजी मैथमेटिक्स भी आज बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। हाँ। फजी मैथमेटिक्स, फजीनेस। ठीक है। हम यदि दरवाजे पे खड़े हैं, ठीक गेट पर, और एक पैर दरवाजा के गेट के बाहर है और एक पैर गेट के अंदर है,
यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूम की ओर लग रहा है तो आई एम थ्योरेटिकली इनसाइड द रूम। यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द रूम लग रहा है तो आई एम आउटसाइड द रूम, बट द सिचुएशन इज आई एम नाइदर इनसाइड द रूम नॉट आउटसाइड द रूम। तो हाँ या ना के बीच में भी कुछ होता है जिसको डील करता है फजी मैथमेटिक्स। खैर उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो यह एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्टनेस में यह विश्वास करता है, अमूर्तता की बात करता है, एब्स्ट्रैक्ट, कर्मिकता की बात करता है, क्रम और सार्वभौमिकता की बात करता है। जी सर। नहीं, यह 2+2 यदि हम 4 कह रहे हैं तो यह कहीं भी चले जाए, आपके पश्चिम चंपारण में भी 4 ही होगा और मेरे भागलपुर में भी यह 4 ही होगा। 4 ही होगा। जी सर जी। ठीक है ना। और हम इस देश से बाहर भी चले जाएंगे तो भी 4 ही होगा। 4 ही। नहीं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री ही होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा हम इधर उधर चले जाएंगे तो कोनों का माप बदल जाएगा। जी, तो यूनिट बदलेंगे तो बदलेगा, बोलने का टोन बदलेगा, टोन बदलेगा, लेकिन माप तो वही 180 ही होगा ना। हाँ, क्या उसको भी बदल दीजिएगा? नहीं कहिए 2 समकोण होता है सर। ना 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 जी। हाँ जी, चलिए तो मैं समझता हूँ कि अब आपका जवाब भी देगा गौरव जी होंगे तो क्या कंटिन्यू करूं या ना ठीक है सर, ठीक है सर, कंटिन्यू करूं सर? कंटिन्यू करें, अगर आपको इच्छा हो तो हम लोग थोड़ा देर और कंटिन्यू करें। जी भैया जी, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, कंटिन्यू काफी रोचक ढंग से आप गणित के विषय वस्तु को रख पा रहे हैं और पूरे बिहार राज्य शिक्षक एक इंटरेक्टिव सेशन को देख पा रहे हैं भैया जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने नेचर मैथमेटिक्स को देखा कि यह नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या करता है। तो हम अब जब एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखते हैं तो हम यदि तार्किक पहलुओं को अपने शिक्षण विधि में यदि हम समावेशित नहीं करेंगे, हम यदि तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हुए अब तो गणित तो मानने से ही शुरू होता है और हर कोई कहेगा मान ही लेता हूं, और जब मान ही लेंगे तो फिर डिडक्शन की क्या आवश्यकता है। तो हमें तार्किक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तर्क, और इसमें एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, तर्क देने में सतर्क रहना चाहिए। यदि आप सतर्क नहीं है तो वह कुतर्क हो जाएगा। ठीक है, तो गणित वाला सतर्क रहते हुए तर्क देने की बात करता है, कुतर्क नहीं करना चाहता है। तो हमें सतर्कता के साथ अपने शिक्षार्थियों के समक्ष अपनी बात को रखना पड़ेगा और उन बातों को रखते समय हम उसके तार्किक अवधारणाओं को भी तार्किकता के साथ उसको जगाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे वह पूर्व अवधारणाओं के साथ वह अपने अनुभव से समझ को समृद्ध करते हुए वह कक्षा कक्ष में चले। दूसरी बात एग्जैक्टनेस की बात, तो यह तो होना ही चाहिए। और कर्मिकता को एक सीक्वेंस को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। वह सीक्वेंस क्या होता है वह हमको सोचना पड़ेगा। हम यदि सीक्वेंस को नहीं फॉलो करेंगे तो हम शिक्षार्थी को जगा नहीं पाएंगे। तो उस सीक्वेंस के साथ जैसे मैं एक और छोटा सा उदाहरण लेता हूं, पेज चेंज करके। जैसे हम लोगों ने लिया था, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन, जो बातें हमने कही थी, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करना हो या 5 से, तो यह क्या होगा।
यह भी क्या होगा बताइए। दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा ऑफ है सर। सर, बोर्ड दिखाई नहीं हो गया है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, आज मैं जहाँ बैठ गया, नहीं दिखेगा। आज मैं गलत जगह पे बैठ गया। आज मैं गलत जगह पे बैठ गया, इसीलिए ऐसा होता है। आवाज सुन पा रहे हैं हमारी या नहीं? जी सुनाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। चलिए देखिए स्क्रीन सर आपका शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी जब 998 को 995 से मल्टीप्लाई करना है। जी मैंने जो कहा था कि यह अब यहाँ पे बेस हो जाएगा 1000। जी यह 1000 से 2 कम है, यह 1000 से 5 कम है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 993, या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भी वही होगा। यह हो जाएगा इतना, यह प्रोडक्ट होगा इतना। हम सीक्वेंस एक बनाते हुए तार्किक पहलुओं के साथ, जब हमने उसको बता दिया था कि 98 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और जब वह उसने हमको बता दिया कि यह 9506 होगा, तो वह उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसको मल्टीप्लाई करके लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है? क्या हम उसको यह भी बता सकते हैं 999996 को मल्टीप्लाई करना है 999999 से? क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा? बताइए। अंत में 18 होगा। होगा इतना होगा। यह 4 कम था, यह 7 कम है, इस 7 इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, यह 89 हो जाएगा। अब बाकी सब यह होगा प्रोडक्ट। तो वह अपनी जो बातें वह कर रहा है, क्या वह उसको जनरलाइज करने की स्थिति में है या नहीं? तो वह एग्जाम्पल से, जो आप एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल से कुछ वह कंक्लूड करने की स्थिति में है या नहीं, कुछ कंक्लूजन निकाल रहा है या नहीं। इसी अप्रोच को कहते हैं इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन। कि हम जो जिस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे वह कुछ नियम को निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है। आगमन विधि इसी को कहते हैं, इंडक्टिव मेथड इसी को कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। सर हाँ बोलिए। सर इंडक्टिव मेथड तो एप्रोप्रिएट जो होता है वो तो 1 के लिए सही है, फिर हम k के लिए सही मानते हैं और k+1 के लिए सही होता है, तब सारे के लिए सही है। अभी जो सर है, मैं यदि इस पे लेके चली हूँ तो कैलकुलेटर पे कर रही हूँ तो लास्ट में 28 आ रहा है। 28 ही आएगा। एग्जाम्पल से मैं इंडक्शन पे तो नहीं पहुंच पाऊंगी ना। k के लिए एक मिनट 28 ही है, 28 ही है। 28 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही होगा, 18 नहीं होगा। वह लिखा गया था मुझसे गलत। थैंक यू। होगा। अच्छा, तो आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर रही थी कि सही है या गलत? नहीं, हम लोग भी वही कह रहे थे कि वहां तो 28 ही होगा। मैंने कैलकुलेटर से वेरीफाई किया था। नहीं ठीक है, गुड गुड। चलिए ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड आप जो बात कर रही थी मैडम, वो मैथमेटिकल इंडक्शन की बात कर रही थी। हाँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडक्टिव मेथड की बात कर रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं कर रहा था। करीब सर लिंक है थोड़ा बहुत। नहीं लिंक तो है ही, जब इंडक्शन नाम है तो लिंक है ही। लेकिन मैं आपको याद दिलाया कि वह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है
और वह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कंसेप्ट आया था वह एवरलास्टिंग स्टोरी से आया था। एवरलास्टिंग स्टोरी आपने सुना था ना, कभी समाप्त नहीं होने वाली कहानी। हाँ, एक्सपेंशन में आया था। तो वही है वह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वही है कि जब आप n के लिए दिखला देते हैं और n+1 दिखला देते हैं तो वह सभी n के लिए हो जाएगा। आप कुछ भी एज्यूम करेंगे तो उससे अधिक एक के लिए वह होगा, तो वह कभी समाप्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो और कुछ है बात करना या और कुछ यदि बातचीत करना है तो बताएं, नहीं तो दूसरे दिन फिर आप लोगों से बातचीत मैं करूंगा यदि समय निर्धारित तो होता है तो। जी सर, जी सर। चलिए धन्यवाद सर। दूसरे दिन मैं कोशिश करूंगा कि वैसे जगह बैठूं जहां पर कोई समस्या नहीं हो सर। वैसे जगह रहूंगा जहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरे दिन ठीक है। तो मनोज जी हैं आप जुड़े हुए? जी जी बिल्कुल। और हाँ तो ठीक है। तो आज चूंकि मुझे लगता है कि आप कहेंगे कंटिन्यू करने के लिए तो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटे का जो आपकी भी व्यस्तता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सीरीज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जितनी सहजता से आपने गणित की प्रकृति को समझाया और क्लास में किस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्लियर लर्निंग और अवधारणाओं पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल एक बहुत ही सहज तरीके से हम लोगों के बीच में आया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने सब तमाम मित्रों का, जो कि शुरू से लेकर के अंत तक, और बहुत सारे लोग, चूँकि इस गूगल मीट की एक लिमिटेशन है कि हम लोग 100 लोग ही जुड़ पाते हैं, इसके चलते भी नहीं जुड़ पाए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया है, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया है। तो खैर ये चीज़ें हमारे यूट्यूब पे भी जाएंगी और फेसबुक पे भी रहेंगी। आप कभी भी, बाकी जो मित्र नहीं जुड़ पाया है उनके जो भी क्वेरीज होंगे वो बिल्कुल वहाँ पर लिए जाएंगे और सर का नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आगे हम लोग फिर जल्दी ही आपके सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। एक छोटी सी सूचना है, कल हमारे बीच में भाषा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर उषा शर्मा NCERT से होंगी, विभागाध्यक्ष लिटरेसी। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि कल 15 तारीख को 7 बजे शाम में जो भी भाषा से लोग संबंधित हैं या जिनकी रुचि है, जो भाषा शिक्षण में कुछ जानना चाहते हैं, अवश्य जुड़े। और डॉक्टर राकेश कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली तिथि हम लोग जल्द ही निर्धारित करके आपकी अगली कक्षा को भी अटेंड करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे पार्टिसिपेंट्स और TBT टीम। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया और बिहार स्तर के सभी भावी शिक्षकों तक, क्योंकि मैं तो प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं न कहीं यह उद्देश्य कुछ न कुछ बातें जो हमारे शिक्षकों के साथ जो हमारी वार्ता हुई उसमें कुछ बातें भी यदि उन्होंने संजोया होगा तो वह उन तक ही नहीं रहेगा, वह अन्य शिक्षार्थियों तक जाएगा और इस भावना को वह आगे बढ़ाएगा कि 1 to few, few to many and many to all, 1 to few, few to many and many to all। इस सिद्धांत को आप लोग सफल करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबों के प्रति मैं भार के साथ आभार व्यक्त करता हूं। आप सबों के प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों के अनुभव से मुझे सीखने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोग अपने कमेंट अपने ग्रुप में जरूर दीजिएगा। मैथमेटिक्स वाले ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम लोग और बेहतर कर सकें। सर मैं नहीं जुड़ी हूँ, मुझे जोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ दिया जाएगा। मनोज सर। जी 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 बोलिए। सर ये मैथ्स में ये आप जोड़ ही रहे हैं, तो एक जो ज़ेब्रा और डेसमोस होता है सर, वो आपको इसका जो है ना, यदि इसके कोई जानकार हो तो ये वाला कभी आप दीजिएगा। ये एक तरीके से कंप्यूटर से ग्राफिकल कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं या कुछ करते हैं पढ़ाने में सर, क्लासरूम में। तो ICT का यदि यूज इससे रिलेटेड सर यदि कोई ट्रेनिंग देने वाले हो तो थोड़ा सा। बिल्कुल 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 हम बात करते हैं। और
डेसमोस होता है, ये 2 होता है। अब आने वाले दिनों में तो फिर तकनीकी से तो रूबरू होना ही पड़ेगा टेक्नोलॉजी से। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड सच एन इंटरेक्टिंग सेशन। जी सभी आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। जनरल सीट में जनरल सीट ला पड़ना है भाषा के लिए हम लोग के ग्रुप में भी लिंक भेज दिया जाएगा सर जी, इस ग्रुप में भी लिंक दिया जाएगा। कल प्रोफेसर डॉक्टर उषा शर्मा एनसीईआरटी विभागाध्यक्ष भाषा की हम लोग के बीच में होंगी 7 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू। सब साथी अभी तक डीबीटी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं मैथ के, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आप स्वयं तो जुड़े हुए हैं डीबीटी मैथ ग्रुप से और अपने मित्रों को मैथ में जोड़ने का प्रयास करें।